हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं मैथ का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तो चलो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत इसको दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं आती है, एगो परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये थोड़ा जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल जीरो हो, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल जीरो। इस रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम शॉर्ट में समझ लिए। और इससे संबंधित हम उदाहरण जैसे लेते हैं। परिमेय संख्या से समझ, जैसे 2/3 2 लेते हैं, -1 लेते हैं, फिर 22/7 लेते हैं, फिर √36 लेते हैं, ये बाहर निकल जाएगा इसका रूट से। फिर और भी हम ले सकते हैं, -7/5 जीरो लेते हैं। ये सारा संख्या ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत हम लेते हैं जैसे 0.10 100 100 इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फिर हम लेते हैं पाई, अपरिमेय संख्या। फिर हम लेते हैं √2 √3 जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे हम लेते हैं √7। इस तरह और भी हम कुछ ले सकते हैं, डॉट डॉट। तो ये सारा अपरिमेय संख्या का रूप होता है। तो अपरिमेय संख्या में ये याद रखना है कि अगर वो संख्या दशमलव में दे रहे, लेकिन वो अशांत मतलब कि अशांत रहे और दशमलव में दिया रहे, और रिपीट करते हुए एक ही चीज बार बार ना जाए, मतलब निश्चित अंक के बाद फिर पुनः वही अंक ना दोहराए, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या चलते जाए और एक निश्चित अंक के बाद अंक पुनः दोहराते रहे, तो ये परिमेय संख्या में चला जाएगा। जैसे हम लेते हैं 0.10 इस तरह से अगर हम लेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अंक के बाद फिर दोहरा रहा है, जैसे 10 10 10 10 ये चलते जा रहा है। जैसे और भी ले सकते हैं 0.47 7 7 7 इस तरह से लिए, तो यहाँ पे 7 7 दोहरा रहा है, 7 7 में दोहराते जा रहा है, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर मतलब निश्चित अंक के बाद ना दोहराए, किसी अंक और बढ़ते जाए, जैसे यहाँ पे एक पर एक जीरो था, एक पर डबल जीरो, एक पर ट्रिपल जीरो, इस तरह जीरो और बढ़ रहा है, और एक निश्चित अंक के बाद अंक दोहरा ले रहा है और ये चलते भी जा रहा है, ये अशांत है। अशांत में दो तरीके से आएगा, अशांत में एक अपरिमेय संख्या भी आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन परिमेय संख्या जब अशांत रहेगा तो वो निश्चित अंक के बाद अंक दोहराते हुए जाएगा, लेकिन जब अपरिमेय संख्या अशांत रहेगा तो एक निश्चित अंक के बाद दोहराते हुए अंक नहीं जाएगा, तो हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या हो गया। इसको पहचानने का अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। इनमें कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन अपरिमेय, और कौन अपरिमेय, इसे डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करके कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या, इसको डिवाइड करना है। मतलब कि
चलो अब इसमें छांटते कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 0.4 शांत है तो कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये 3.4 ये भी 10 शांत है तो कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये कैसा संख्या होगा, 10 शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा। ये 10 शांत नहीं अशांत है, चलते जा रहा है। जब चलते जाए ना तो हमको ये चेक करना है कि कोई निश्चित अंक के बाद अंक दोहरा के जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 1 डबल 2 1 ट्रिपल 2 एक निश्चित अंक के बाद अंक नहीं दोहरा रहा है, वो क्या हो रहा है कि और अंक बढ़ते जा रहा है 2 2। इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या हो गया। अगर एक ही अंक बार बार दोहराएगा तो ही वो अपरिमेय संख्या होगा। तो एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है और अंक ज्यादा बढ़ रहा है, 2 यहाँ पे ये वो था, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया तो और बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। अगर यही 1 2 1 2 चलते रहता तो ये परिमेय हो जाता। उसी तरह -3 ये तो परिमेय संख्या है, माइनस में कोई संख्या इस तरह से नंबर है परिमेय होगा। फिर ये चलते जा रहा है, ये 10 शांत है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये 7 7 एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है खींची, तो ये परिमेय हो जाएगा। एक ही अंक बार बार रिपीट हो तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई अभी बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई 3 भी अपरिमेय होगा, उसमें कुछ भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये कैसा संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट से बाहर किसी तरह निकल जाए, जहां रूट कट जाए तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन रूट से बाहर ना निकल रहा ना तो रूट कट रहा है किसी तरीके से, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट से बाहर निकल रहा है, 36 का वर्गमूल 6 49 का 7, ये परिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह यहाँ पे √3 अपरिमेय संख्या है, वो √2 परिमेय संख्या है। तो ये वो अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या का योग दे तो वो हमेशा अपरिमेय होता है, जहां अंतर दे घटाव दे तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है। ये भी यहाँ योग दिया, ये वो अपरिमेय आ गया ना, उसमें से परिमेय जोड़ रहे हैं, तो अपरिमेय में अगर परिमेय जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे वो हमेशा अपरिमेय देगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। यहाँ पे अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन दोनों गुना करें गुणनफल 9 आएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा गुणनफल, मतलब कि 9 का रूट आएगा, फिर 9 का रूट का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे 7 रूट मतलब कि 7 है, तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, जब दोनों गुना करेंगे तो ये क्या कैसा संख्या दे देगा, ये भी अपरिमेय देगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, रूट रह ही जा रहा है, तो ये अपरिमेय। रूट अगर रह ही जाएगा, नहीं हटेगा रूट, गुना करने पर चाहे जोड़ने पर चाहे घटाने पर, तो हमेशा अपरिमेय होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर कट जाएगा तो 6 मिल जाएगा, तो कट के रूट हट जा रहा है कि नहीं, तो ये परिमेय हो जाएगा। ये कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय होगा, कभी अपरिमेय आ ही नहीं सकता, तो ये परिमेय संख्या होगा। ये मतलब कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, चलते जा रहा है। जब भी दशमलव प्रसार अशांत देने डॉट डॉट करके दे तो हम चेक करेंगे उसमें एक निश्चित अंक के बाद अंक दोहराया जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पर 1 0, 2 पर डबल 0, 2 पर ट्रिपल 0, एक निश्चित अंक के बाद अंक दोहराया जा रहा है और अंक क्या मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी कैसा संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये तो दशमलव प्रसार शांत है, जब दशमलव प्रसार शांत रहे डॉट डॉट दिया नहीं रहे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं कि रिपीट करके जा रहा है कि नहीं, उसको डायरेक्ट लिखना है परिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत रहे डॉट डॉट करके नहीं दिया रहे वो हमेशा परिमेय होगा, और जिसका डॉट डॉट करके दिया रहे उसी को चेक करना है कि रिपीट करते हुए जा रहा है कि नहीं। अगर रिपीट करते हुए जाएगा कि निश्चित अंक को तो वो परिमेय कहलाएगा, रिपीट करते हुए नहीं जाएगा तो अपरिमेय कहलाएगा। तो हम अभी इतना देख लिए कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय। अब सारा इसमें कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर दिए। अब इतना बताने के बाद अब बन जाना चाहिए कि कौन संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय, इस तरह का सवाल। तो हम कुछ मतलब HW देते हैं जो कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय है, इसको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलो देते हैं कुछ क्वेश्चन।
तो 15 सवाल है इस तरह का सवाल बन जाना चाहिए और सही से उत्तर तुम लोग को बताना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या पे रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जुड़वा मतलब कि अभाज्य संख्या, इस तरह का मतलब कि कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। तो हम बताते हैं कि करके, पहला प्राकृत संख्या, दूसरा सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो इससे रिलेटेड हम सवाल जानेंगे सब। सम की संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते जाएगा, प्लस इनफिनिटी तक जाएगा। दूसरा सम संख्या। सम संख्या कहते हैं वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से चलते जाएगा, ये हो गया। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम बोलते हैं वे संख्या है जिसका केवल 2 भाजक है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लेते हैं 2 का केवल 2 भाजक है, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। तो 2 का केवल 2 भाजक है, एक और एक खुद मतलब है 2। फिर उसी तरह 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 का केवल 2 भाजक है, वो 1 और 3। उसी तरह हम लेते हैं 5 का 2 भाजक है, 1 और 5। उसी तरह लेते हैं 7 का 2 भाजक है, 1 और 7। उसी तरह लेते हैं हम 11 का 2 भाजक है, 1 और 11। उसी तरह हम ले सकते हैं 13 का 2 भाजक है, 1 और 13। उसी तरह हम ले सकते हैं 17 का 2 भाजक है, 1 और 17। उसी तरह हम लेंगे 19 का भी 2 भाजक है, 1 और 19। उसी तरह लेंगे 23 का भी 2 भाजक है, 1 और 23। उसी तरह हम ले सकते हैं 29 का 2 भाजक है, 1 और 29। उसी तरह ले सकते हैं 31 का 2 भाजक है, 1 और 31। इस तरह से और भी हम संख्या बहुत सारे 37 ले सकते हैं, 1 और 37। इस तरह से और संख्या ले सकते हैं 41। बहुत सारी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम जान गए जिसका केवल 2 भाजक है, और वह कौन है? एक है, एक तो सबसे मतलब सबको काटता है, एक होगा, और दूसरा खुद संख्या होगा जिसका बात हम करेंगे। तो केवल अपने आप से और एक से जो संख्या कट रहा है वो सारा संख्या अभाज्य होगा। अब हम लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम कहते हैं जिसका 2 से अधिक भाजक हो, जिसका 2 से अधिक भाजक होगा वो भाज्य संख्या होगा। जैसे 2 से अधिक भाजक क्या लेंगे? 2 से अधिक भाजक हो जाएगा तुम्हारा पहला संख्या 4 का 2 से अधिक भाजक है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटता है। 2 से अधिक भाजक हुआ ना, 3 को भाजक हो गया इसका। उसी तरह से हम ले सकते हैं 6, फिर ले सकते हैं 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12। इस तरह से ये हो गया भाज्य संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं वे संख्या है, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। उसी तरीके से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं अगर गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहेंगे। तो गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 को शामिल कर दो, तो 0 से गिनेंगे, 0 1 2 इस तरह से। तो ये कैसा संख्या हो गया?
ये हो गया मतलब पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या पहले हम ले लेते हैं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या जीरो से जो स्टार्ट होता है ये हम ले लिए। ये कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी में अगर हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा देने से, प्राकृत संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगाने क्या लगाएंगे? -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये सारा पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है? तो बोलना है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा देने से जो संख्या का परिवार बनेगा वो कहलाएगा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, और फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इधर एक से आगे, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम धनात्मक पूर्णांक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरह माइनस इन्फिनिटी तक, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ध्यान देना है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये ध्यान देना है। तो धनात्मक पूर्णांक 1 से इधर स्टार्ट होगा, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से इधर स्टार्ट होगा, और जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, याद रखो, लेकिन पूर्णांक है ये भी। तो इतना हम जान गए। अब इससे बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में, जैसे बोलेगा कि एक ऐसा अभाज्य संख्या बता दो जो सम संख्या भी है। तो एक ऐसा अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है, तो दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या है। तो इस तरह का भी सवाल आता है परीक्षा में कि एक ऐसा सम संख्या बताओ जो एक अभाज्य संख्या भी है, तो 2 है। तो ये उत्तर हो गया कंप्लीट। अब इससे और सवाल क्या आते हैं? इससे सवाल ये आएगा कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल आया वो परीक्षा, जैसे बोलेगा a और b 2 अभाज्य संख्या है, a और b 2 अभाज्य संख्या है, a b 2 अभाज्य संख्या है, a b 2 अभाज्य संख्या है। तो इसका HCF बता दो, HCF क्या होगा? तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। LCM क्या होगा? तो LCM AB होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या हम लेंगे उसका HCF हमेशा 1 आएगा। HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये सवाल आया वो परीक्षा में आता भी है, तो इस तरह का आने का संभावना। तो बोलेगा A और B 2 अभाज्य संख्या है, इसका HCF बता दो क्या होगा? तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। अब बोलेगा LCM बता दो क्या होगा? कि दोनों को गुणा कर देना, ये गुणे B करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, अब इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। LCM बोलेगा तो दोनों को गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 तो 15 आ जाएगा LCM, इस तरह का सवाल। तो ये सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट। अब क्रमागत वाला भी सवाल आता है, जैसे दो क्रमागत सम संख्या का HCF बोलेगा, दो क्रमागत सम संख्या का HCF, ये भी आता है। दो क्रमागत सम संख्या का HCF। तो सम संख्या हम कहां लिखे? 2 4 6 8 ये लिखे। कोई भी दो संख्या पकड़ो, 2 4 या तो 4 6 निकाल के देखो, इसका HCF हमेशा 2 मिलेगा। इसका HCF क्या मिलेगा? दो क्रमागत सम संख्या का HCF हमेशा 2। तो ये भी उत्तर फिक्स है। ये सवाल आता भी है किस टाइप का, क्योंकि जो मतलब कि जिससे फिक्स आंसर मिले ऐसा सवाल परीक्षा में ज्यादातर आता है। जिसका एक से अधिक उत्तर मिले तो उस टाइप का बहुत कम आता है, क्योंकि दो क्रमागत सम संख्या का HCF हमेशा 2 आएगा। इस टाइप का सवाल आता है। तो दो क्रमागत सम संख्या का HCF क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन दो क्रमागत अगर बोले विषम संख्या का HCF क्या आएगा? दो क्रमागत विषम संख्या का HCF क्या आएगा? तो दो क्रमागत अगर विषम संख्या का HCF लेंगे तो इसका उत्तर 1 होगा। दो क्रमागत अगर विषम संख्या लेंगे, दो क्रमागत विषम संख्या का अगर HCF लेंगे तो इसका 1 आएगा। दो क्रमागत अगर कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या लेंगे, 1 3 ले लें, 5 7 3 5 ले लें, 5 7 ले लें, 9 11 ले लें, कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या लेंगे उसका HCF निकालो 1 आएगा। अगर HCF का मतलब जो नहीं समझ रहा होगा थोड़ा सा समझ लो, हम बता देते हैं, इसे आगे हम डिस्कस करेंगे HCF होता क्या चीज है। तो HCF कहते हैं मतलब कि जिस दो संख्या का हम HCF निकालते हैं, HCF मतलब होता है सबसे बड़ा मतलब सार गुणनखंड। कोई भी संख्या जिसका मतलब कि कोई भी दो संख्या जिसका मतलब कि सबसे बड़ा सार गुणनखंड जो है या जो संख्या होता है वो दोनों संख्या का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, वही संख्या कहलाता है HCF, वो दोनों संख्या का। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो संख्या दिया रहेगा उसका HCF मतलब कि वह बड़ी संख्या होगा जो मतलब कि उन दोनों संख्या को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्या को काट दे वही संख्या HCF कहलाता है। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं 1 और 3,
1 और 3 को बड़ा से बड़ा संख्या काटने वाला कौन है? 1 है। 1 के अलावा कोई दोनों को नहीं काट सकता, तो 1 हो गया एचसीएफ। जैसे हम बोलते हैं 3 और 5 को बताओ काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, तो 1 ही हो गया इसका एचसीएफ। मतलब कि कोई भी, मतलब कि दो संख्या या दो से ज्यादा कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, उसका अगर एचसीएफ बोलेगा निकालने, अगर 2 रहेगा तो दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या चुनेंगे, अगर 3 को रहेगा तो तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या चुनेंगे, तो ऐसा संख्या एचसीएफ कहलाता है। तो ये एचसीएफ हम डिस्कस कर दिए। अब इस टाइप का जो सवाल बनता है वो भी हम डिस्कस कर दिए, इस टाइप का क्या क्या सवाल आता है। तो ये तीनों सवाल इंपोर्टेंट है और ये तीनों सवाल कभी ना कभी परीक्षा में आया हुआ है। एक सवाल और ये बनता है कि बोलेगा जैसे कोई पी कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो 2p क्या होगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल 2p प्लस 1 क्या होगा? तो अगर p कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा, कोई भी पूर्णांक ले लो, p कोई अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो 2p हमेशा अगर 2 से गुना हो रहा था, सम संख्या से कोई भी संख्या में अगर गुना होता है वो सम दे देता है, तो 2p एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। कैसा धनात्मक पूर्णांक होगा? सम धनात्मक पूर्णांक होगा। और अगर 2p सम धनात्मक पूर्णांक है, एक उसमें ऐड कर देंगे तो विषम पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि सम में अगर एक जुड़ता है हमेशा विषम आता है, तो ये होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। कैसा धनात्मक पूर्णांक होगा? विषम धनात्मक पूर्णांक। ये भी सवाल आया हुआ। अगर इसी में इस तरह से बोलता है 2p प्लस 2 क्या होगा, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक फिर मिलेगा, क्योंकि एक जोड़ने से विषम मिल रहा है, उसमें और एक जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा, तो ये तो सम मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या कोई दे रहेगा उसमें एक हमेशा जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, और अगर कोई सम संख्या दे रहे हैं एक जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। तो ये संख्या 2p प्लस 1 विषम है, इसमें और एक जोड़ देंगे तो 2p प्लस 2 मिल जाएगा, तो ये फिर सम धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो इस टाइप का भी सवाल हो गया। उसी तरह से 2p प्लस 3 बोलेंगे तो ये विषम पूर्णांक मिल जाएगा, क्योंकि 2p सम है, उसमें भी सम जोड़ेंगे तो विषम। कहने मतलब अगर कोई सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा, अगर कोई सम संख्या विषम जोड़ेंगे तो विषम ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब 2p जैसे कोई धनात्मक कोई भी संख्या रहे, मतलब धनात्मक पूर्णांक उसमें 2 से गुना हुआ तो सम बनेगा हमेशा, और सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, सम में अगर सम जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा। तो उसी तरह से सम में 2p प्लस अगर 3 बोल देंगे विषम जोड़े तो विषम पूर्णांक मिलेगा, 2p प्लस 5 बोलेंगे तो विषम पूर्णांक जोड़ रहे तो विषम मिलेगा। तो इस तरह का भी सवाल आया हुआ परीक्षा में कि p अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 2p बता दो क्या होगा, तो 2p एक सम पूर्णांक होगा और सम धनात्मक पूर्णांक होगा, 2p प्लस 1 बोलेगा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये सवाल आया हुआ। तो ये 4 सवाल यहाँ पे इंपोर्टेंट है, 1 2 3 4, ये 4 सवाल कभी कहीं आया हुआ परीक्षा में इस टाइप का सवाल आता है। अब हम पढ़ेंगे कि p बाई q के रूप में किसी संख्या को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जानेंगे अशांत आवर्ती संख्या को हम कैसे p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बाई q के रूप में व्यक्त करें। तो अभी हम 2 टाइप का सवाल पढ़ चुके थे। पहला कि अगर पूछेगा मतलब कि परिमेय परिमेय पहचानने तो ये जाने। दूसरा हम पढ़े मतलब कि सम विषम संख्या अभाज्य संख्या, ये सबसे रिलेटेड सवाल। और ये सवाल भी आता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या, ये सवाल कहीं कहीं आया हुआ परीक्षा में आता भी है। तो जब भी पूछेगा कि कौन इनमें से अभाज्य संख्या है, तो उसमें देखना है कि कौन संख्या मतलब किसी से नहीं कटता है, केवल एक और अपने आप से कटता है, वही संख्या कहलाएगा अभाज्य। बाकी बात जो कट जाएगा किसी से तो वो संख्या नहीं चुनना है। जब भी अभाज्य संख्या पहचानने देगा तो देखना है कि जो संख्या किसी ने कट रहा है तो वही संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो वो तो क्लियर हो गया उससे रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे पी वाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, अगर मतलब कि अशांत आवर्ती वाला अगर कोई संख्या दिया रहे तो इसमें 2 सवाल इस तरह का आता है, मतलब कि 2 तरीके से इस तरह का सवाल आता है। तो 2 तरह का सवाल इसमें हम पढ़ेंगे। पहला इस तरह का पढ़ेंगे, यहां पे हम 8 सवाल दिए, 8 सवाल में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ कुछ दिए हैं। मतलब इतना ही टाइप का सवाल आता है पी वाई क्यू के रूप में, इससे अलावा नहीं आएगा।
पहले हम यहाँ पे छाटेंगे, पहले हम जो संख्या मतलब कि बार बार रिपीट होता है उस पर हम मतलब कि ऊपर में डैश या तो बार लगा के हम डिनोट करते हैं। जैसे 0.1 छह रिपीट हो रहा है 6 बार लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे 7 मतलब कि रिपीट हो रहा है 2.7 पे बार लगा देंगे। जो रिपीट होता है उस पर बार लगाते हैं, डॉट डॉट नहीं लिख के यही लगा देते हैं शॉर्ट में लिखने का तरीका। उसी तरह इस पर पहले से लगा हुआ है। और ये सब ये अशांत है, मतलब कि ये शांत है, अशांत नहीं, सब शांत है। तो शांत जो रहे ना उसको परिमेय संख्या में व्यक्त करने का अलग तरीका होता है। इसका एक अलग तरीका, एक टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 ये अलग तरीका हो गया। और हम अभी इसमें चेक करेंगे सब पे वार लगा हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्या पे वार लगल रहे वो एक टाइप, उसको टाइप नंबर 1 हम नाम देंगे। जैसे दशमलव के बाद तुरंत मतलब दशमलव के बाद सभी संख्या पे वार, जैसे दशमलव के बाद एक संख्या एक पर वार लगल है और कोई संख्या मतलब बचा हुआ नहीं, दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहे सब पे वार लगल रहे तो उसको हम एक कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों एक कैटेगरी में बांटेंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या तो उस पर वार लगल, दशमलव के बाद दो संख्या दोनों पे वार लगल, तो दशमलव के बाद जितना भी संख्या सब पे वार लगल है ये दोनों में। अब बाकी बात ये संख्या जो लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये चारों संख्या में दशमलव के बाद तुरंत वार स्टार्ट नहीं है। जैसे दशमलव के बाद मतलब दशमलव के बाद सभी संख्या पे वार नहीं है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही वो पे वार है वो छोड़ दिया है, यहाँ भी एक ही पे वार है वो छोड़ दिया है, यहाँ दशमलव के बाद सभी पे वार नहीं है, यहाँ पे वो छोड़ दिया है, उसी तरह यहाँ भी वो छोड़ दिया, इसमें नहीं छोड़ा, इसमें सब पर, इसमें भी सब पे। इसको एक कैटेगरी बांटे, इस पर छोड़ के लिखा, इसको दो कैटेगरी बांटे, इस पर वार लगल है ये ना तो ये मतलब कि ये शांत है या शांत नहीं है, तो ये दोनों शांत का मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का हो गया। तो ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया, हम बोल सकते हैं 2 टाइप, ये 3 टाइप हो गया। तो यही 3 टाइप का सवाल आता है, ऐसे ये वाला नहीं आता है क्योंकि अधिकतर यही आता है जो मतलब कि रिपीट करते हुए मतलब कि एक ही अंक को बार बार दोहराते हुए मतलब जाए और जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, इस टाइप का ही सवाल आता है पीवाई क्यू में व्यक्त करने। इस तरह नहीं आता, इसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा उसको पीवाई क्यू में व्यक्त करना आसान होता है क्योंकि पहले हम इसी के कर देते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद कई अंक है 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो बैठा देना, इसी को काट देना। ये 75/100 हो गया, एक कट जाएगा, 25 3 75 25 चौके 100 आ गया 3/4। उसी तरह इसको बनाना 2.12, इसका दशमलव हटाना, एक पर दशमलव के बाद 2 अंक है 2 जीरो बैठाना, तो 212/100 आ गया। इसको काट देंगे तो 106 आएगा। अब इसको काटेंगे 50, फिर कट जाएगा 2 से तो 53 हो गया, 25 हो गया, तो 53/25 ये उत्तर हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे बनाएंगे। पहले हम चलते हैं टाइप 2 पे, टाइप 2 पे पहले बनाते हैं। टाइप 2 कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर में ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्या पे वार लगल रहे उसका हम कैसे पीवाई क्यू में व्यक्त करेंगे। तो पहले दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा उसको हम पूर्णांक में लेंगे, 2 लिख दिए, उसके बाद इस तरह से लकीर खींचेंगे। अभी 7 दशमलव के बाद वाला संख्या को ऊपर लिखेंगे, कैगो पे वार लगल है, कैगो संख्या पर एगो पर, एगो 9 नीचे लिख देंगे, ऐसी को पूर्णांक में तोड़ देंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे। 9 का 2 पड़ेगा 18, 18 7 कितना हो गया 25, 25/9, 9 दूनी 18 7 कितना हो गया 25, तो 25/9। अब ये मेरा उत्तर आ गया कंप्लीट। उसी तरह से 3 नंबर था इस टाइप का, फिर 6 नंबर भी उसी तरह बनाएंगे। पहले क्या बोले कि जो दशमलव से पहले रहेगा उसको पूर्णांक में लिखेंगे, आज दशमलव के बाद वाला संख्या को ऊपर लिखना है, आज जैगो पे वार लगा रहे उतना 9 नीचे लिखना है, इसी को पूर्णांक में तोड़ देना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दशमलव के पहले वाला संख्या को पूर्णांक में लिखना है, और जो संख्या दशमलव के बाद रहेगा उसको ऊपर लिखना है, आज जैगो पे वार लगा रहे उसको नीचे लिखना है, ऐसी को पूर्णांक तोड़ देना है। आंसर आ जाएगा 9 18 7 25/9। उसी तरह यहाँ किए कि दशमलव के पहले वाला संख्या को पूर्णांक में लिखें, और जो दशमलव के बाद वाला संख्या ऊपर लिखें, जैगो पे वार लगा उसका 9 नीचे लिखें। अब इसी को पूर्णांक तोड़ेंगे, 99 गुने 0 करेंगे, 0 आएगा, 0 में 14 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14/99 हो गया। इसको कटेगा काट भी सकते लेकिन नहीं कटेगा, इतने रह जाएगा आंसर। अब हम टाइप 2 भी पढ़ लिए, अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 कैसे बनेगा, तो टाइप 3 भी उसी तरह है, मतलब कि जो टाइप 2 है थोड़ा सा केवल अंतर है, इसमें कुछ करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे वो देखेंगे। अब हम यहाँ दशमलव से पहले जो संख्या है उसको हम पूर्णांक में लिखें, जैसे यहाँ लिखते थे दशमलव से पहले वाला संख्या को पूर्णांक में लिख दिए। अभी जो दशमलव के बाद वाला संख्या ऊपर में लिखते थे यहाँ भी ऊपर में लिख रहे हैं, केवल अंतर इसमें एगो पे वार लगता है एगो 9 नीचे आएगा, उसमें भी जेगो पर वार लगता है उतना 9 नीचे आता। लेकिन इसमें क्या है, जिस पर वार लगल नहीं रहेगा उसमें के लिए 0 नीचे लगाएंगे। क्या लिखेंगे 0, 9 पर 0 बैठाएंगे, मतलब जो संख्या यहाँ पे 9 रहेगा उस पर 0 बैठाएंगे। जैसे एगो पे वार लगेगा उसके लिए एक 0 नीचे आएगा, अगर 2 संख्या पे वार लगेगा तो 2 0 लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन पहले जो संख्या पे वार लगा उसके लिए 9 लिख के तब 0 बैठाना, पहले 0 नहीं बैठाना।
ये कर देना। अब क्या करना, जिस पर वार में लगे उस संख्या को घटा भी देना ऊपर में, जैसे एक घट जाएगा, एक पर वार में लगा तो एक इसमें घट जाएगा ऊपर का संख्या। अब आ गया 0 पूर्णांक, यहाँ घटाएंगे तो 12 हो गया, अब बटे 90, इसी को पूर्णांक तोड़ देना, 90 गुने 0 करेंगे 0, 0 12 जोड़ेंगे 12, 12 बटे 90, अभी कट जाएगा 3 का से, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 30 बार में, फिर कटेगा 2 से, काट देंगे 2 बार में 15 बार में, तो 2 बटे कितना आ गया 15 आंसर आ गया, 2 बटे कितना हो गया 15 आंसर हो गया ये। अब हम देखेंगे ये सवाल नंबर ये 2, सवाल नंबर 2 भी उसी तरह करेंगे, 0 पूर्णांक में यहाँ ले लेंगे, 16 यहाँ ऊपर लिख देंगे, एगो पे बार लगेगा 9 नीचे आएगा, जिस पर बार लगेगा उसके लिए 0 आएगा, और फिर जिस पर बार लगेगा वो घट भी जाएगा, ऊपर वाला संख्या में एक पर बार लेते घट जाएगा, यहाँ आ गया 0 पूर्णांक 15 बटे 90, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 0 में 15 से गुना करेंगे, 90 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 15 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, अब बटे 90, इसको काट देंगे 15 का 15, 15 छक्का 90, 3 बटे 6 आ गया, ये आंसर आ गया। अब उसी तरह से 2 नंबर सवाल हो गया, और 3 तो इस टाइप का था, 4 6 हो गया। अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं, 4 नंबर सवाल उसी तरह 13 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या है मतलब कि 76 लिख देंगे, एगो पे बार लगा, एगो पे बार लगा 9 नीचे आएगा, जिस पर बार लगा उसके लिए 0 नीचे आएगा, और जिस पर बार में लगा 7 पे नहीं था 7 घट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को पूर्णांक में लेंगे 13 पूर्णांक, इसको घटाएंगे, 76 में 7 कितना बचेगा 69 बचेगा, 69 बटे फिर हो जाएगा 90। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, मतलब कि 90 गुने 13 कर देंगे, तो 13 नमा कितना होता है, 13 गुने 9 करेंगे, 13 नमा 17 से 117, फिर 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 117 में एक 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा एक 0 बढ़ जाएगा, 17 गुने 13 गुने 9 करेंगे, 13 नमा 17 से आ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 13 गुने 90 करेंगे तो आ जाएगा 1170 के 69, उसमें ऐड कर देंगे 9, और ये 7 तेरह हाथ में 1239, कितना हो जाएगा 1239, अब बटे 90, ये आ गया, कटेगा काट भी सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 का 3, 3 तिया 9, 30 तिया 9, फिर अब नहीं कटेगा, 413 बटे 30, तो ये हो गया 413 बटे 30 आ गया। अब ये उत्तर कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से और कौन बचा, मतलब कि ये तो बन गया, अब ये बचा है, ये भी उसी तरह करेंगे, 16 पूर्णांक में लेंगे, 36 यहाँ लिख देंगे, ये वो जिस पे बार लगा वो यहाँ पे 3 घट जाएगा, और यहाँ पे जिस पे बार लगा था वो 9, एगो 9 नीचे आएगा, एगो पे बार लगा तो 90 मतलब 0 आएगा, तो यहाँ पे 16 पूर्णांक क्या हो गया, इसमें घटाएंगे 33, अब बटे 90, यहाँ पे पूर्णांक तोड़ेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, मतलब 16 गुने 90 करेंगे, 16 गुने 90, तो 16 नंबर 44 से होता है 144, और एक 0 बैठा देंगे तो 1440 हो गया, और उसमें 33 ऐड कर देंगे, 3 7 1473 हो गया, 1473, अब बटे 90, ये कटेगा 3 से, क्या 7 3 10, 10 4 14 15, हाँ 3 से कट रहा है, हमको पहले 3 से विभाजित संख्या कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देंगे, 3 से तो 30 या 90 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 3 9 27, 3 का 3, 491, 491 बटे 30, फिर लग रहा है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा अब, क्योंकि अंकों का योग 10 4 14 होता है, नहीं कटेगा, ये उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम सारा प्रश्न का उत्तर हम दे दिए, एक का भी हो गया, 2 का भी हो गया डिस्कस, 3 का भी कर दिए, 4 का भी दे दिए, 5 का भी उत्तर, 6 का भी मतलब कि कर दिए, और 7 8 तो ये टाइप, तो यही 3 टाइप का सवाल परीक्षा में आता है, ऐसे 2 टाइप का आता है, ये हम एक्स्ट्रा इसी बता दी, कभी कभी लगेगा कि मतलब कि सर इस तरह का सवाल बता रहे हैं, इस तरह का सवाल आ जाएगा, फिर इसी तरह बना देगा, फिर गलती हो जाएगा, इसीलिए भी जान लेना जरूरी है, हल्का भले है लेकिन इस टाइप पे कभी दे देगा तो लगेगा कि नहीं इस तरह बनेगा, लेकिन इस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत रहेगा तो उस तरह से नहीं बनाएगा, तब तो इसका ऐसे ही बन जाएगा, एक लिख देंगे और जितना अंक के बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 खाली बैठा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो। लेकिन जिस इस टाइप का सवाल हम होमवर्क को ही दे देते हैं, इस टाइप का करना है, और मतलब कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर देता है और कितना लोग सही उत्तर देता है, तो कुछ SW दे देते हैं करने की। ये था PYQ के रूप में व्यक्त करने का शॉर्टकट तरीका, ऐसे इसको लॉन्ग से भी बनता है, जैसे x मान के बनाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में बताया, इससे शॉर्ट नहीं होता, ये शॉर्ट तरीका है कि कैसे मतलब व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ये तो बताया शॉर्ट में, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो हम इतना भी करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत हम बता देंगे कि कैसे होगा, तो ऑप्शन के जरिए भी हम कभी करेंगे, लेकिन अभी हम पहले इस तरह कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, तब हम ऑप्शन के जरिए करेंगे, ऑप्शन के जरिए तो और ईजी हो जाएगा जब ऑप्शन सामने रहेगा। करने के लिए PYQ के रूप में व्यक्त करें, जहां Q नॉट इक्वल 0,
तो करके बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो 8 सवाल है, आठों का उत्तर सही सही बताना है कमेंट्स बॉक्स में। देखते कौन स्टूडेंट सारा मतलब कि प्रश्न का सही उत्तर दे पाता है। तो चलो हम आगे मतलब कुछ डिस्कस करते हैं। अब हम जानेंगे कि कोई संख्या दिया रहेगा और उसका कहेगा कि गुणनखंड में इस संख्या का घात बताए। कोई संख्या ले देगा, जैसे किसी संख्या के दी गई संख्या का घातांक बताने पर आधारित प्रश्न। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दी गई संख्या का घातांक बताने पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे हम लेते हैं 64, बोलेगा 64 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताए। 2 का घातांक बताए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताए। तो हम क्या करेंगे, 64 को तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जिसका घातांक बताने बोलेगा उसी से तोड़ेंगे सिर्फ। और अगर उससे नहीं कट रहा है, अगर उस संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो हम लिखेंगे उसका घातांक 0 होगा। उसका घातांक क्या होगा, 0 होगा। अगर उससे कट रहा है तो फिर भाग देंगे, फिर कट रहा है फिर भाग देंगे। इस तरह से देखेंगे, भाग दे देंगे, जितना बार आएगा वो संख्या तो उतना मतलब कि उसका घातांक होगा। जैसे मान लिया 2 से हम भागा दिए तो 32, 2 से भागा दिए 16, 2 से भागा दिए 8, 2 से भागा दिए 4, 2 से भागा दिए 2। तो 2 कई बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं, 64 को 2 पर पावर 6। अब यहाँ पे 2 का घातांक क्या हो गया, 6, तो 6 आंसर हो गया। इसका उत्तर कितना हो गया, 6। इसका उत्तर 6 बताना। 2 का घातांक कितना हो गया, 6, क्योंकि घातांक मतलब तो उस ऊपर पावर, पावर कितना है, 6, तो 6 हो गया इसका उत्तर। उसी तरह से और भी हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम बोल दें 300 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताएं। किसका घातांक, 5 का घातांक बताएं। तो 5 का घातांक बोला है बताने के लिए, तो हम केवल क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे। और किसने देंगे, जिसका घातांक बोला सिर्फ उसी से भागा देना है। तो 5 छक 30 हो गया, 0 हो गया। फिर हमारा फिर 5 से लगाएंगे, 12 हो गया। अब 5 से लगेगा ही नहीं, इसका मतलब 5 के को मिला 2, तो 5 पर पावर 2 लिख दो। 5 2 को मिला तो 5 पावर 2, तो 2 घातांक हो गया। क्या हो गया, 2 का घातांक कितना हो गया, मतलब कि 5 का घातांक कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम बोलेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, तो 2 आंसर, क्योंकि 5 मेरा 2 मिला तो 2 आंसर हो गया। 5 का घातांक कितना है, 2। अब यार सर इसका घातांक इसको नहीं तोड़े, इसको तोड़ेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 तो 2 ही बार आएगा, तो 5 पर पावर 2 ही लगेगा, तो पावर तो 2 ही मिला, तो घातांक 2 मिला। तो कहने का मतलब है 5 का घातांक पूछा, इससे हमको कोई अब लेना देना नहीं, क्योंकि 5 से ही लग रहा है, इसका मतलब 5 इससे मिलेगा नहीं, हमको इसी से मिला। तो 5 पावर 2, इसका मतलब है 2 घातांक है 5 का। 5 का घातांक कितना है, 2 है। उसी तरह से और भी हम इस तरह का सवाल कुछ भी ले सकते हैं। का सवाल होमवर्क यहाँ पे देते करना है और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। एक जैसे बोलते हैं 300 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक बताना है। 7 का घातांक बताएं। एक सवाल और देते हैं, 612 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताएं। घातांक बताएं। फिर बोलते हैं 1444 के
अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक बताना है, इसमें भी दो का घातांक बताना है। सब में तो इसमें केवल 7 का, इसमें दो का घातांक, इसमें भी दो का घातांक। यहाँ 300 है, यहाँ 612 है, यहाँ पे 1444 है। ये 3 प्रश्न का उत्तर मतलब कि कमेंट्स बॉक्स में देना है, किसका मतलब कि उत्तर सही आता है। हम देखेंगे कौन उत्तर सही दे पाता है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे विभाज्य से रिलेटेड तथ्य कुछ। विभाज्य से संबंधित कॉन्सेप्ट। तो विभाज्य से संबंधित कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे ए और बी, इस सवाल आया हुआ परीक्षा में, ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें ए को बी से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R आता है, शेषफल R आता है। तो R का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु B से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें ए को बी से भाग दिया जाए, ए को बी से भाग दिया जाए, तो भागफल क्यू आए तथा शेषफल आर आता है। भाजक है कि बी है, तो बी से क्या होगा, आर का मान छोटा होगा हमेशा, परंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जैसे हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ए को भाग दे रहे क्या चीज से, बी से भागा दे रहे, और शेषफल क्या बच रहा है, आर, और यहाँ पे भागफल क्या है, क्यू। तो हमेशा आर का जो मान होगा, ये मतलब भाजक से क्या होगा, हमेशा आर का मान छोटा होगा या मतलब कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। आर का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा, परंतु 0 से मतलब बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। वही कहता है विभाजन, मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा कथन सत्य है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा कथन सत्य है, इस टाइप का परीक्षा में आता है। जैसे इस टाइप का दे देगा, ये दे देगा इस तरह से, इस टाइप का दे देगा सवाल कि बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन सा कथन सत्य है, देगा a बराबर bq प्लस r, इस तरह से दे देगा। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये मेरा क्या है, ये भाजक है, ये मेरा क्या है, भाज्य है, ये मेरा क्या है, भाजक है, ये मेरा क्या है, शेषफल है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि यूक्लिड मतलब कि a बराबर bq प्लस r है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह 3 नंबर उत्तर सही है, बाकी बात तीनों रॉन्ग है, क्योंकि r का जो मान होता है ना, r का जो मान वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसमें बता रहा है भाजक से छोटा, साथ ही साथ r का मान केवल भाजक से ही छोटा नहीं होता है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये डी नंबर उत्तर सही है। तो यही मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम एचसीएफ निकालने में, परीक्षा में आया हुआ है कि क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे यहाँ लिए, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है नहीं, ये सभी पूर्णांक के लिए सत्य है, केवल 0 को छोड़कर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सभी पूर्णांक के लिए सत्य है, केवल 0 को छोड़कर, ये बोलना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जैसे मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेगा, बोलेगा कि क्या चीज के लिए हम यूज करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। और दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बोलेगा कि किसी मतलब कि केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है या अन्य पूर्णांक के लिए। तो बोलना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है, केवल 0 को छोड़कर। तो ये 2 सवाल हो गया कि ऑब्जेक्टिव सवाल मतलब कि बन सकता है और आता भी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सभी
पूर्णांकों के लिए सत्य है, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए पढ़े। तो आज इतना ही, और अगले मतलब कि वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ूंगा। पहला लेसन अभी खत्म नहीं हुआ, वास्तविक संख्या, इससे सवाल और भी बन सकता है, और इसमें बहुत सारे सवाल छूट गए और इसमें पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसमें क्या क्या सवाल और आते हैं। तो अगला मतलब कि वीडियो में मैं यही चैप्टर से संबंधित कुछ बताऊंगा। आज इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो और भी आए और मैं इस तरह का वीडियो और भी बना पाऊँ।